जय हिंद। इकोनॉमिक्स कितने तारीख को है बाबू? 5 तारीख को। कितने बजे से? 8 बजे से आपका इकोनॉमिक्स। बायो उसके बाद, बायोलॉजी उसके बाद। चलिए अब ध्यान से समझते हैं। बैठो बाबू लोग, जल्दी लाइव करिए जी। इससे पहले हम क्या पढ़ा दिए थे? खिलजी वंश। खिलजी वंश में सबसे पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, और उसके बाद खुसरो खां। खुसरो खां की हत्या कर दिया गाजी मलिक। खुसरो खां को चढ़ाया कौन था? गाजी मलिक। वही चढ़ा दिया था, मारो मारो, मार दिया तो उसको मार दिया। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुमको? बंगाली मिथिला। आगे बढ़ते हैं लोग। बीपीएससी बाबू फर्स्ट, ये भी आपका कितने तारीख को है जी? 7 तारीख को है आपका बीपीएससी। इकोनॉमिक्स 5 तारीख को। तो इकोनॉमिक्स वाले लोग 5 तारीख बीपीएससी जून में एग्जाम लेगा आपको। 70वीं बीपीएससी एग्जाम लेगा आपको जून में, जून के फर्स्ट वीक में एग्जाम ले लेगा। ठीक, तो जो लोग को बीपीएससी 70वीं बीपीएससी देखनी है वो लोग अभी से लग जाएंगे। 7 महीना अभी से, 6-7 महीना। समझ में आया कि नहीं गया? और रिजल्ट देने वाला है बीपीएससी जो 68 का मेंस लिया है ना, उसका ये 69 का तो पीटी लिया है ना, अभी तो उसका मेंस होने वाला। उससे पहले जो 68 का ले लिया था उसका रिजल्ट अब दे देगा 10 दिन के अंदर, तो उसका इंटरव्यू भी चालू कर देगा। इंटरव्यू तो अब यही हो रहा है। आगे बढ़े। मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, खिलजी वंश खत्म हो गया था। चलिए बताइए, पहला वंश कौन था? गुलाम वंश। गुलाम वंश बताइए कब से कब तक? 1206 से 1290 तक था। कौन वंश? गुलाम वंश। गुलाम वंश था यहाँ पे। बताइए तो गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। 1290 से 1320। 1320। अब इसके बाद आएगा कौन वंश? तुगलक। तो तुगलक तो अभी हम लोग पढ़े नहीं है। गुलाम वंश में मुख्य रूप से 4 शासक याद रखेंगे। सबसे पहले तो ऐबक, खिलाफ तो लिया नहीं, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, चौथा बलबन। ये मेन याद रखेंगे। इसके बाद तो क्यूमर्स और कैकुबाद है। क्यूमर्स और क्या है? कैकुबाद। कोनो काम के तो है सब नहीं यहाँ पर। अब यहाँ है कौन वंश? खिलजी वंश। खिलजी वंश में तो 3 को यादें रखिएगा ना। इसमें यादें कौन सी करना है? पहला जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। फिरोज इसमें क्या लगेगा रे गधा कहीं का? बस एगो में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक, कुतुबुद्दीन मुबारक, मुबारक शाह। बस रहा तो अपनी खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इसकी हत्या किसने करा है? खुसरो खां। हाँ, खुसरो खां। और खुसरो खां को चढ़ाया कौन था? गाजी में। गाजी मलिक ने कहा कि मार दो इसको। ई जाके मार दिया किसको? कुतुबुद्दीन में। गाजी मलिक इसको मार दिया। कहा कि बताइए राजा को मारा जाता है? ये बेचारा बहुत, आज भी इसकी आत्मा इसको गरिया रही हो। किसको? गाजी मलिक। कहा कि बताओ मारो इसको, उघारे घूमने वाला राजा है हमें। साड़ी लहंगा कुछ पहन के चला आता था। कौन? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। बकलोलिया लोग, तुम लोग को टाइम हम नहीं समझ में आता है। अब वहां बैठ के देखिए कहाँ क्या लिए। यहाँ निकलो पीछे।
इधर कैसे चल गई पागल कहीं की, निकल ए, उसको भेजो तो लौटाओ उसको, दिमाग है तुम्हारे पास, इधर से निकलो। देख रही है कि सब लड़की इधर जा रही है तो एक इधर निकल जाएंगी। बिना दिमाग तुम लोग इधर से जाने का है देता है सब, तुम यहाँ बैठ जाती हो लोग ना, उधर रोक दिया करो कोई भी जाए तो। होशियार लड़की बैठेगी इधर, बकलोल नहीं। ये पूरा साइड में ये सब लड़की सबको चेंज कराना पड़ेगा इधर साइड में, इस इधर सब होशियार बैठेगी सब, इधर ये सब सब तुम लोग अब चेंज करना जी अपना अपना। होशियार लड़की इधर बैठेगी, ये सब बकलोल बैठ गई सब इधर। हाँ इधर से सबको, अब कोई होशियार नहीं है इसमें, जबकि नियम के हिसाब से साइड में क्या बनना चाहिए। अब बैठ कौन गई सब बकलोल। एनडीए का इंटरव्यू किस लैंग्वेज, एनडीए का इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है बाबू, फर्स्ट बैच निकल भी गया, उसमें लगभग 26 लड़के इंटरव्यू दिए थे, उसमें अच्छा खासा का सिलेक्शन है इस बार। इंग्लिश में ही होता है वहां एनडीए का, एनडीए सीडीएस इंटरव्यू इंग्लिश में ही होती है। वाह, आगे बढ़ जाए, चलिए देखते हैं इसके बाद तब कौन वंश आएगा, तुगलक वंश। हाँ तुगलक वंश 1320 1414 तक। अब ये तो आपको पढ़ाएंगे आगे, ये बहुत लंबे समय तक चला था वंश। दिल्ली सल्तनत के वंश में सबसे लंबा कौन चला था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसकी संस्थापक कौन थे, गाजी मलिक, गाजी मलिक, गाजी मलिक। यही गाजी मलिक चढ़ाया था किसको, खुश, मार दो किसको, जाके मार दिया बेचारे को, उघारे घूम रहा था, मार दिया भाग यहाँ से। इसको मार दिया कौन, गाजी मलिक, और राजा बन गया गाजी मलिक। तो किसी ने समझाया कि कैसा नाम रख ले हैं गाजी मलिक, निमन नहीं लग रहा है, निमन नाम रखिए, निमन नाम रखिए। गाजी मलिक ठीक नहीं लग रहा है कर्मचारी हैं आप एसएससी सीजीएल वाला, राजा वाला नहीं, सीजीएल वाला नाम है, तो बड़ा नाम रखिए यूपीएससी टाइप का, तब ना लगेगा राजा है। तो कहा कि तुम बताओ कोई नाम बताओ, कहा ऐसे गौ से मिलता जुलता, गमला रख लीजिए, गमला ना, गमला नहीं रे, ग्यासुद्दीन तुगलक। तो नाम क्या रख दिया, तो राज्याभिषेक किस नाम से कराया, ग्यासुद्दीन तुगलक। गाजी मलिक का ही नाम क्या है, ग्यासुद्दीन तुगलक, ग्यासुद्दीन तुगलक। इसने एक शहर बसाया तुगलकाबाद, अब तो दिल्ली के अंदर चला गया, वरना पहले दिल्ली से साइड में बसाया था। अब जैसे दानापुर और पटना बहुत दूरी थी अपने में, पटना और दानापुर बहुत दूर था, अभी तो दोनों सट गया, जनसंख्या इतनी हो गई यहाँ पे। हाजीपुर और पटना पहले डिस्टेंस पे था, अब तो फर्क क्या है हाजीपुर और पटना में, नदी है लिए उधर हाजीपुर इधर पटना। तो कोई भी शहर अब देखिए ना, 1320 के समय बसाया गया शहर है, 700 साल हो गए उसको, हो गए कि नहीं हो गए, 2020-23 चल रहा है, 700 साल हो गए। तो अगर हम कोई शहर से 50 किलोमीटर दूर कोई शहर बसाते हैं तो 700 साल बाद बाहर रहेगा, अंदर ही चला आएगा। आप ही अपना गांव देखिए, बचपन में जिस गांव को जहां वीरान समझते थे वहां चहल पहल होता होगा, घर वगैरह बन गए होंगे यहाँ पे। इसने भी एक शहर बसाया था तुगलकाबाद, क्या बसाया, तुगलकाबाद। अभी तो दिल्ली में ही है तुगलकाबाद, दिल्ली में क्या है तुगलकाबाद, मेट्रो स्टेशन वगैरह सब है वो एरिया में, पता ही नहीं चलता है कि वो अलग शहर था, उसी में हो गया यहाँ पे, तो तुगलकाबाद हो गया। किसी को दिक्कत, तो ग्यासुद्दीन तुगलक जो था, अब तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ाना पड़ेगा, ये तो शॉर्टकट वाला है, डिटेल से पढ़ा जाए। तुगलक वंश, कौन सा वंश, तुगलक वंश 1320 से 1414। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक किसका शासन रहा, तुगलक वंश का शासन रहा, लगभग 100 साल। अरे ये 1420 अगर हो जाता तो 100 साल हो जाता, तो पहले ही रुक गया 6 साल, 94-95 साल तक, नहीं समझे।
लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा शासन किया तुगलक वंश। तुगलक वंश के समय एक अच्छाई थी कि इस वंश के जितने राजा हैं ना, उसमें ज्यादातर धार्मिक रूप से सहिष्णु थे, उनको ज्यादा धार्मिक भेदभाव से मतलब नहीं था। और ये इसे हम ट्रांजिशन का फेज या संक्रमण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सल्तनत का विस्तार बड़ी तेजी से हो रहा था और एक ओर से बिखराव भी हो रहा था, मतलब नए राज्य भी जुड़ रहे थे और पुराने राज्य टूट भी रहे थे। तो इसमें दोनों चीज देखने को मिलेगा। यहाँ पर लंबे समय तक शासन हुआ, साम्राज्य का विस्तार बहुत तेजी से हुआ और बिखराव भी बहुत तेजी से हुआ। धार्मिक रूप से सहिष्णु थे इस वंश के राजा सब। यहाँ पे इस वंश का सबसे पहला राजा कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम था? गयासुद्दीन तुगलक। इसी का नाम क्या था? गाजी मलिक। गाजी मलिक। कौन सा शहर बसाया बाबू? कौन सा? तुगलकाबाद शहर बसाया था। कहाँ है ये तुगलकाबाद? तुगलकाबाद। तुगलकाबाद दिल्ली में है। इसने ना नहर निर्माण किया। क्या किया? नहर, सिंचाई के लिए क्या किया? नहर निर्माण किया था। किसानों के लिए, सिंचाई विभाग के लिए नहर निर्माण किया था। हालांकि ये ज्यादा साल तक जिंदा ही नहीं रहा, 5 साल बाद मर गया, लेकिन नहर निर्माण इसी ने ही प्रारंभ किया था। और डाक व्यवस्था को भी इसने सोचा था कि अच्छा करे, बट डाक व्यवस्था भी बहुत अच्छा से कर नहीं पाया और ना ही नहर का निर्माण अच्छा से कर सका। उससे पहले ही इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किसकी? हाँ, गयासुद्दीन तुगलक। बाबू कह रहे हैं कि डेट याद नहीं होता है, तो इसमें कौन सा बड़ा डेट? पूरे वंश का डेट आपको तो ये तो याद ही रखना पड़ेगा नहीं जी, कम से कम। हम इन 100 का कहाँ डेट बोले आपको, बस याद रखिएगा 1240 में रजिया मरी थी। मेन चीज क्या करना है आपको? मरना है, मतलब याद रखना है। जैसे मरी है, आपको मरना नहीं है, जैसे मरी है फेमस चीज है 1240 में। यहाँ पे आगे बढ़े। अब डेट में नहीं याद होगा तो आप पढ़ेंगे कौन चीज? तब नहर का क्या किया था? निर्माण कराया था। डाक व्यवस्था का भी निर्माण कराया था। किसका? डाक विभाग को। लेकिन दोनों विभाग को ये अच्छे ढंग से करने से पहले ही क्या हो गया? मर गया। लेकिन नहर का तो शुरुआत तो किया ना, किया तो सही। किसानों के लिए नहर निर्माण बहुत जरूरी है। किसान के लिए, किसान के लिए 3 मूलभूत समस्याएं हैं। एक, उसकी सिंचाई के लिए व्यवस्था ठीक से नहीं है। दूसरा, वो कीटनाशक पे डिपेंडेंट, मतलब कीटनाशक, अगर कीट पतंगे आ जाए ना, उसका फसल बर्बाद कर देता है। कीट क्या करते हैं? फसल बर्बाद करता है। तीसरा, जब वो फसल काट के रेडी होता है तो दाम गिर जाता है, उसका दाम में क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो किसान सब फायदे में नहीं रह पाता है। बड़े किसान जिनके पास पैसा है वो फायदे में हो जाते हैं लोग यहाँ पे, बाकी छोटे किसान फायदे में ही नहीं हो पाते। समझ में आएगी नहीं आ गया? तो किसान लोग वगैरह भी ने क्या है, अपनी पुरानी पद्धति से कर रहे हैं। मुगलों के टाइम जैसे खेती होती थी, आज वैसे ही खेती होता है। तो जय भैया भुगतेगा कौन? दूसरा कोई थोड़े भुगतेगा। जैसे मुगलों के टाइम पढ़ाई होती थी चौक डस्टर पे, तो हम लोग भी वैसे ही पढ़ाए हैं। तो चेंज ही नहीं करता अपने आप को यहाँ पे। और गवर्नमेंट को भी कम से कम एक एप्लीकेशन तो कम से कम ऐसा बनाना चाहिए जिससे ये पता चल सके क्या है कि कहाँ कौन सी चीज की खेती हुई है, कौन सा चीज सही है या नहीं है। कुछ चीजें, लेकिन उतना बढ़िया ढंग से नहीं है। तो देखिए, डाक विभाग, नहर विभाग, ये सब चीज का क्या किया था? निर्माण किया था। इसने कहा कि अब हमें सैन्य अभियान भी करना चाहिए। तो इसने कहा तेलंगाना पर हमला करो। कहाँ हमला करो? कहाँ हमला करो? तेलंगाना पर। तेलंगाना पर हमला करने के लिए इसने जिम्मेदारी दी जौना खान को। किसे दिया? जौना खान को। तेलंगाना जीत गया कौन? जौना खान। तो जौना खान की बहादुरी से खुश होकर इसे उपाधि दे दिया मोहम्मद। तो जहानाबाद कर रहे हैं जी, तेलंगाना किसने जीत गया? जौना खान। और इसी के उपलक्ष्य में गयासुद्दीन तुगलक ने जौना खान को क्या उपाधि दी? मोहम्मद बिन तुगलक। उपाधि कौन सा दिया? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सी उपाधि? मोहम्मद बिन तुगलक, शॉर्टकट में MBT। उसको ध्यान से देखिए, आपको वैसा नहीं बनना है। मोहम्मद बिन कुछ बन जाइएगा आप कुतुबुद्दीन मुबारक साहब बन लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक नहीं बनना। पूरा बकलोल था, पूरी दुनिया को नाच दिया यहाँ पर। तो मोहम्मद बिन तुगलक का पुराना नाम क्या था? जौना खान। और गयासुद्दीन तुगलक का गाजी में जीत गया यहाँ पे। अब इसने सोचा क्यों ना हम भी अपने नेतृत्व में अभियान करें। तो ये बंगाल अभियान किया। कौन सा अभियान किया? बंगाल अभियान किया। कौन? गयासुद्दीन तुगलक।
गया बंगाल अभियान करने, इसको बड़ी उम्मीदें थी कि बंगाल में पैसा होगा, ये होगा, बंगाल के लोग बड़े खुश रहते हैं, ये है वो। गया तो उसको पैसे नहीं मिला वहां। क्या कि तब खाए खुश रहता है सब। बंगाली लोग जो होते हैं ना, अपने में पूरा खुश रहेंगे लोग वहां पे। बड़ा बिजनेस हो, छोटा बिजनेस हो, ये सबसे मतलब नहीं है। वो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, दूसरे के मैटर में टांग नहीं लड़ाते हैं, वो बड़ा शांति से रहते हैं और दिमाग लगाते रहते हैं अच्छा से। अंग्रेजों को इतना टॉर्चर कर दिए थे ना कि उसने राजधानी चेंज किया। कहा कि भाई साहब ये बंगाली सब जो है ना, पता नहीं क्या हमसे बात करेगा, सो अंग्रेजी में प्लान बनाएगा, सो मारबो डो जी, मारबो, हाँ खिलाओ। वो समझ में नहीं आता था उसको। बंगाल भाग गया सब, कौन? अंग्रेज सब। बंगाल से कहाँ भाग गया सब? दिल्ली। राजधानी चेंज करना खिलवाड़ है। आपको एगो लॉ चेंज करने में 1 महीना सोचते होंगे, जबकि आपके यहाँ रहता कौन चीज है? किताब, किचन का सामान, बिछौना हो गया यहाँ पे। और जो मेस में खाना खाता है उसके पास और कौन चीज रहता है? उसका तो बर्तनों वर्तनों कुछ नहीं रहता है, खाली बिछौना रहेगा, किताब रहेगा, चल देगा। और यहाँ बहुत सारे मकान मालिक को लड़का से चूना लगा देता है। 2 महीने का रेंट बाकी हो जाएगा ना, तो या तो समन्वय छोड़ के भाग जाएगा, और नहीं तो क्या करेगा ना कि 2 महीना का रेंट बाकी है तो दूसरी जगह लेगा, धीरे धीरे बैग में एक और को सामान ले जाएगा, 3-4 दिन में खाली कर देगा, लास्ट में केवल एक चादर छोड़ के भाग जाएगा। बहुत परेशान रहते हैं यहाँ के लोग। समझ में आएगी नहीं गया? ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के लिए, उनके लिए वही बिजनेस है। आप नहीं समझते हैं। कुछ कुछ मकान मालिक को देखिएगा ना, वो आपका रेंट पे बर्दाश्त ही नहीं करते हैं। 1 हफ्ता से ज्यादा हो गया तो आपको टॉर्चर कर देते हैं। वो भुगते हुए हैं लोग, ऐसे लड़कों को भुगते हुए हैं। आप समझिए उनके लिए वही बिजनेस है। और ऐसा नहीं कि पटना में जितने मकान मालिक हैं उन सबका अपना ही मकान है। यहाँ एक ये भी बिजनेस है कि जैसे किसी का पुश्तैनी जमीन है, 5 तल्ला बिल्डिंग बना दिया, बट उसका कोई और बिजनेस है, तो वो ना क्या देख नहीं पाते हैं लॉज को, तो वो किसी दूसरे आदमी को ऑक्शन पे दे देते हैं कि देखो भैया हमारे पास ये 100 रूम है या 50 लड़कों का ये हॉस्टल है, तो किसी और को कहते हैं कि हम तुम्हें दे देते हैं, मान के चलिए कि 1500 रुपया पर बेड के हिसाब से। अब वो लगाएगा 2000 रुपये के हिसाब से, तो उसका अपना नहीं है, वो तो बेचारा मार्जिन ही ले रहा है, उसमें 2 महीना का लेके भागी जाएंगे तो उसका क्या बचेगा? समझ जाएगी नहीं आ रहा है? ईमानदारी से करिए। अगर आप किसी का 200 रुपया लूट रहे हैं तो याद रखिएगा ऊपर वाला आपका 2 लाख निकाल देगा। पता नहीं चल पाता है। आप ये सब गलत चीज है। ईमानदारी से काम करना चाहिए। किसी चीज कहीं पे भी रहिए आपको ईमानदारी से काम करना चाहिए। ये सब चीज गलत बात है। तो इसने कौन सा अभियान किया? बंगाल। और वहां से लौट के आया का बड़ी मन उदास हो गया इसका कि पैसा नहीं मिला हमको, कोई पैसा नहीं मिला। हमको लगा बंगाली पैसा रखा है सब। तो बंगाल वंगाल गया, झाल मुड़ी खाया, चला आया। बंगाल के लोग झाल मुड़ी बहुत खाते हैं। मछली तो खाना में ना खाते हैं, ऐसे ना झाल मुड़ी बहुत होता, मुड़ी होता है और उसमें ना कुछ भी डाल देंगे लोग, कुछ कुछ चीज मिला देंगे लोग वहां पे। कोई अंडा मिला के उसमें झाल मुड़ी बना रहा है, चिकन मिला के उसमें झाल मुड़ी बना देगा, कोई कुछ, मतलब सबसे ज्यादा वेराइटी का झाल मुड़ी मिलेगा ना तो कहाँ मिलेगा? बंगाल में मिलेगा। अब ध्यान से इधर देखिए, ध्यान याद कीजिए। जब खिलजी वंश चल रहा था तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक नियम किया था कि जिसको भी सरकारी जमीन या दान में दी गई जमीन मिली है ना, सब वापस करो, और सबसे वापस ले भी लिया था। इसी सिलसिले में अलाउद्दीन खिलजी पहुंचा था निजामुद्दीन औलिया के पास और कहा था निजामुद्दीन औलिया से चलिए हिसाब दीजिए। तो निजामुद्दीन औलिया इनको चमका दिए थे। चमका दिए थे कि नहीं? क्या बोले थे? मेरे घर में 10 दरवाजे। उसको चमका दिए। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को लोगों ने समझाया मत भिड़िए, धार्मिक मामला है। इसके बाद ही तो 2 बैले आ गया सब, इनसो का तो कोनो काम ही नहीं रहा। तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद एक्चुअल में अगर कोई शासक आया तो गयासुद्दीन तुगलक। तो उघारे घूम रहा था, हाई बैला को पते नहीं चढ़ा के मार दिया, फिर इसी को मार दिया यहाँ पे। तो एक्चुअल में अलाउद्दीन खिलजी के बाद गयासुद्दीन तुगलक ही आया था। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तुम लोग नहीं समझिए। इस सबको कोई शासक में थोड़ी गिनेगा। तो ये अलाउद्दीन खिलजी गया किसके पास? निजामुद्दीन औलिया का। निजामुद्दीन औलिया 10 दरवाजा बोल के चमका दिए इनको, भाग गए यहाँ से। अब ये लौट के आ रहा था गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से। एक दिमाग अपने झनकल था, बंगाल में कुछ मिला है नहीं, झाल मुड़ी खाने के लिए दिल्ली से कोई बंगाल जाएगा। अब ये जब लौट के आया ना तो संदेश भेजवाया एक अपने सिपाही से, कहा तुम आगे निकल जल्दी। संदेश भेजवाया
किसके पास? निजामुद्दीन औलिया के पास। संदेश भिजवाया किसके पास? निजामुद्दीन। कहा कि सुनिए निजामुद्दीन औलिया, हम ये बंगाल अभियान से आ रहे हैं दिल्ली। बंगाल अभियान से कहाँ आ रहे हैं? दिल्ली। आपके घर में 10 दरवाजा है, 20 दरवाजे मतलब नहीं। आपके घर में 10 दरवाजा है ना, तो हमारे पास 10 लाख की फौज है। सब दरवाजा बंद कर देंगे हम बंगाल से दिल्ली पहुंच रहे हैं। सारा हिसाब रखिए, जितनी जमीन दान में मिली है ना, हमको वापस चाहिए। दिमाग झनका लगी, बंगाल से कुछ मिला ही नहीं है। इसने संदेश भिजवाया किसको? निजामुद्दीन औलिया को, कि दिल्ली पहुंचते पहुंचते हमको हिसाब रेडी चाहिए। ये 10 दरवाजा 20 दरवाजा की बात मत कीजिएगा, समझ में आ गया कि नहीं? कुल दरवाजा बाहर से बंद कर देंगे। तो यहां से गया संदेश लेके, और मोहम्मद बिन तुगलक को तो ये बहुत मानता था, गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इसकी सेवा के लिए इंतजार कर रहा था कि लौट के आएंगे। और संदेशवाहक जाके दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया को संदेश दिया कि राजा साहब आ रहे हैं बंगाल अभियान से, दिल्ली पहुंचने से पहले हिसाब मांगे हैं। इन्होंने क्या कहा था कि राजा से बोल दीजिएगा कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। अभी बंगाल में है ना, तो कहा कि नहीं लौट रहे हैं रास्ते में, तो कहा बोलिएगा दिल्ली अभी दूर है। अब गयासुद्दीन तुगलक लौट रहा था। ये पूरी इतिहास में ये सबसे कर्मफोर शासक था ये मोहम्मद बिन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक से कहा ना कि थोड़ा सा हम रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा कैंप वगैरह डालो। तो कहा कैंप डालना है। तुरंत बढ़ई उड़ई लोग को बुलाया, कहा कि महल बनाओ, महल बनाओ। यहाँ पे 3 तल्ला लकड़ी का महल बनाया, और यहाँ कहा कि आराम कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ कौन आराम कर रहा था? गयासुद्दीन तुगलक। और दिल्ली से जस्ट थोड़ा सा पहले 70-80 किलोमीटर पहले थक गया था वो। गाड़ी तो होती थी नहीं, घोड़ा पे बैठे बैठे या फिर हाथी पे बैठ के कितना देर चलिएगा, थक गया था यहाँ पे। रतिया को महल में भौंस गया, जो लकड़ी का महल था ना, भौंस गया, और मैं चपा के मर गया। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक का राजा चपा गया। चपा के कौन मर गया? गयासुद्दीन तुगलक। बताइए, इतना बड़ा बैल था मोहम्मद बिन, आज ले कोई काम अच्छा नहीं किया है। इसके समय कुतुब मीनार पे बिजली गिर गया, कहा कि हो ऊपर का तल्ला टूट गया। इसको ना, हमको लगता है ऊपर वाला कोई इसको इससे कोई दुश्मनी था, इसमें श्राप वगैरह दिए हुए थे। कोनो काम का नजर लग गया था इसको, कोई काम करता था ना चौपट हो जाता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम वो क्या हो जाता एकदम इसी की तरह लक्षण था उसका। तुम्हारा भाई कहाँ है? अच्छा, ये दोनों है, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। तो गिर गया यहाँ पे। तब से लोगों ने कहा कि ये निजामुद्दीन औलिया की बद्दुआ थी। समझ में आ गया? ऐसा कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया की क्या थी? बद्दुआ। और उसके बाद ये कहावत हो गई कि अगर कोई काम असंभव है तो लोग उसे कहते हैं कि दिल्ली अभी दूर है। समझ में आ गया कि नहीं? दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? ऐसा काम जैसे लड़का सब अगर कहे कि हम घर द्वार को बड़े अच्छा से सजा के मेंटेन करते हैं, तो आप लोग क्या कह सकती हैं? दिल्ली अभी दूर है। ये घर सजाएगा सभी मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ, ये घर द्वार सजा पाएगा सब? उजाड़ देगा सब, जहां तहां इन्ने का चीज उन्ने रख देगा सब। हाँ, साफ करेगा तो पलस्तरा उजाड़ देगा। लड़का सब साफ करेगा ना, और काम चौपट कर देता है। सेम उसका लक्षण कैसा होता है? मोहम्मद बिन। आगे बढ़ जाए, लाइफ में किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो चैप्टर मर गए कौन? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक मर गया। अब शासक बना कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। शासक कौन बनेगा? मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक। अब इतना बड़का नाम कौन लेगा? MBT बोल देते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ये क्या बना? शासक बना। ये महाबैल था, ये लकड़ी के घर में डुबाया मरवाया था किसको? गयासुद्दीन तुगलक। इसके समय कुतुब मीनार पे क्या चल गया? बिजली गिर गया। तो क्या गिर गया? बिजली गिर गया। इसके शासन काल में ना कई काम हुआ यहाँ पर, समझिएगा ध्यान से। पहला तो एक कुतुब मीनार पे बिजली गिर गया, तो लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पर। और इसके समय इब्न बतूता आया था। कौन आया था? इब्न बतूता। मोरक्को से आया था। कहां से आया था? इब्न बतूता कहां कराने वाला? मोरक्को।
अफ्रीका का है, अफ्रीका में है मोरक्को। 7,000 किलोमीटर डिस्टेंस तय करके आया था, अफ्रीका महाद्वीप से एशिया महाद्वीप में आया, और एशिया महाद्वीप से फिर भारत में आया इब्न बतूता। इब्न बतूता बहुत ही योग्य था। वो किसके शासनकाल में आया था? इतना योग्य था कि इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का जज नियुक्त कर दिया, काजी, काजी नियुक्त किया, जज। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को क्या नियुक्त किया? जज। कहाँ का जज? दिल्ली। इसकी पुस्तक का नाम है रेहला। इब्न बतूता की पुस्तक कौन सी है? रेहला। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला, तो इसकी पुस्तक का नाम है रेहला। रेहला। इसे दिल्ली का क्या नियुक्त किया गया था? काजी नियुक्त किया था। इसी के देखरेख में मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि देखो, डाक व्यवस्था को व्यवस्थित करो, डाक व्यवस्था को सुदृढ़ करो, क्योंकि जिनको हम लकड़ी के महल में चाप के मुंगा दिए थे ना, उसका सपना था कि क्या होगा? डाक विभाग। तो डाक विभाग को नियुक्त किया। और इसे इतना बेहतरीन व्यक्ति था ये इब्न बतूता, कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता के नेतृत्व में 50-60 लोगों की टीम बनाया और कहा कि आप जाइए चीन में बात करके आइए। तो दुका बतियाता है, ऐसा समझ में नहीं आता है, तो अपना एक दूत मंडल कहाँ भेजा था? चीन में। सोचिए, विदेश से आया व्यक्ति राजा के पास इतना अपना महत्व जमा लिया। यह साबित करता है कि इब्न बतूता कितना योग्य था। इब्न बतूता अफ्रीका के किस देश से आया था? मोरक्को। इसकी यात्रा विवरण पुस्तक का नाम क्या है? रेहला। इसे दिल्ली का क्या बनाया गया? काजी। कौन सा विभाग दिया गया? डाक विभाग। हाँ, डाक विभाग। दूत मंडल कहाँ भेजा गया? चीन में भेजा गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? चीन में दूत मंडल भेजा था यहाँ पे। ये ना होली का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाता था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। इसको होली खेलना पसंद था। यही रीजन है ना कि तुगलक वंश के काल को धार्मिक सहिष्णुता का काल कहा जाता है, तुगलक वंश के काल को। अब तुगलक वंश के काल में साम्राज्य का भी विस्तार होता है। 29 राज्य थे सब इसके शासन काल में, 29 स्टेट हो गए थे सब। बहुत बड़ा कार्य साम्राज्य हो गया था। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक। अर्थात किस वंश का? तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का तो साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था, लेकिन बिखराव भी बड़ी तेजी से हो रहा था। इसका बिखराव भी क्या हो रहा था? तेजी से हो रहा था, तेजी से हो रहा था बिखराव। और ये बैल था ससुरा, ऐसा डिसीजन लेता था जिसका कोई हद नहीं। इसने अपने जीवन में 5 गो ऐसा डिसीजन लिया ना, इतिहास जब तक रहेगा इसको बकलोल कहेगा। किसे? मोहम्मद बिन तुगलक। इसको किसी ने समझा दिया ना कि एक काम कीजिए, आप दोआब पर टैक्स बढ़ा दीजिए। दो मतलब होता है दो, आब मतलब नदी, आब मतलब फारसी भाषा में आब बोला जाता है। समझ आ गया कि नहीं? उर्दू फारसी लगभग मैच करते हैं। तो आब उर्दू में भी पानी, नदी होता है, और फारसी में भी आब वगैरह होता है। समझ में आ गया कि नहीं? आब, आब मतलब नदी। जैसे पंजाब, तो 5 नदियों का साथ पंजाब। समझ में आ गया कि नहीं? आब बोलते हैं उसे। 2 नदी रहेगी तो 2 आब। इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र है आबे जमजम, जमजम का पानी, आब पानी, आबे जमजम। जैसे हिंदू धर्म में गंगा जल है ना, वैसे मुस्लिम धर्म में आगे आबे जमजम। लोग नहीं कहते तू गंगा जल से धोल है, तो वैसे उर्दू में इस्लाम धर्म में आबे जमजम से धोया हुआ है तुम, हा? नहीं समझे? तो भाई इसने दो आप पर क्या कर दिया? टैक्स लगा दिया। एक्चुअली उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है बहुत उपजाऊ है। ई गधा ने क्या किया ना, दोआब पर क्या कर दिया? टैक्स लगा दिया। पहला गलती, दोआब पर टैक्स लगाया। दोआब पर टैक्स लगाया नहीं, टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स पहले से था, टैक्स बढ़ा दिया। अब आप कहेंगे कि इसमें गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि जिस समय ये बैला टैक्स बढ़ाया था ना, उस समय अकाल पड़ा हुआ था वहां। टैक्स बढ़ाना गलत नहीं है। अब जैसे देखिए, हम लोग के यहाँ भी टैक्स बढ़ जाता है। पहले किताबों पे कोई टैक्स नहीं था, अभी जीएसटी ठोक दिया गया उसके ऊपर। लेकिन अगर यही टैक्स की वृद्धि 2020 के लॉकडाउन के समय होती, बवाल हो जाता। गवर्नमेंट के खिलाफ लोग क्या कर देते? बवाल कर देते। तो गवर्नमेंट ने वहां छूट दिया था कि जिनको टैक्स भरना है ना, आपको 6 महीना एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, वरना 6 महीना फाइन लगने लगता है। 1 दिन लेट कीजिएगा तो क्या लगता है? फाइन लगता है। सबसे भयंकर फाइन टीडीएस पे लगता है, प्रतिदिन के हिसाब से टीडीएस। समझना? खैर टीडीएस अलग चीज होता है। टीडीएस इकोनॉमिक्स आ रहा है 5 तारीख को, पढ़ लियो टीडीएस। पूछता है क्या है आप? हाँ हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़े।
किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो दोआब पे क्या कर दिया, टैक्स लगा दिया। इसको लगा कि हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। धन की कमी हो गई तो दोआब पे टैक्स लगा दिया, इसको लगा कि पैसा मिलेगा। लेकिन बैला को पता ही नहीं था कि उस समय वहां क्या पड़ा था, अकाल। लोगों के पास खाने को पैसा नहीं था। लोगों ने इसका पूरा विरोध कर दिया, गरियाने लगे सब। किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को। कहा कि मार दिया गया सिद्दीन तुगलक को, चाप के लकड़ी के महल में, हम लोग को मारेगा, भूखले मार डालेगा, भगाओ इसको। कहा कि ओ माय गॉड, अब तो ये गड़बड़ हो गया। तो इसने क्या किया, उनको एक्स्ट्रा मदद दिया। सोचा कि, सोचिए, उम्मीद था पैसा ले आने का, अब विरोध हो गया तो कहा ना ना ना, मदद करो, पैसा मदद करो इन लोग को, पैसा मदद करो। तो दीवान एक कोही विभाग बनाया, दीवान ए कोही। बताइए किसकी मदद के लिए था ये दीवाने को ही, किसके लिए था, किसानों के लिए। गए थे पैसा ले आने, उल्टे पैसा देना पड़ गया। देहात में एक कहावत कहते हैं ना, लड़का मांगने गए पति गंवा के चला है। कहावत कह देते हैं, इसको नहीं समझ में आया। एगो महिला थी, उसका बाल बच्चा नहीं था, तो कहीं गई थी मन्नत मांगने उन्हें, तबले पहाड़ी एरिया था, उसका पति गिर के मर गया। तो वही कहावत कह देते हैं कि लड़का मांगने गए थे पति गंवा के चला है। अब रहे तो लोग, तुम लोग को एगो कहावत कौन सी कहो तो समझे में नहीं आता है। समझ, 2G दिमाग रहेगा तेज काम नहीं करता, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 5G। तो गया था क्या करने के लिए, टैक्स ले आने की, और न तो पैसा कमा के चला आया। पूरा बकलोल शासक था, घाटा में चल गया कि नहीं। कहा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, दिस इज नॉट गुड। अब उसने सोचा कि अब क्या करना चाहिए, तो फिर दिमाग लगाया। जब ही दिमाग लगाया ना, तब कहा कि एक काम करते हैं, चांदी का सिक्का चलाना बड़ा महंगा है, चांदी तो है नहीं, तांबा का सिक्का चलाओ। तो इसने कौन सा सिक्का चालू किया, तांबा का सांकेतिक मुद्रा। उसे सांकेतिक मुद्रा का, सांकेतिक मुद्रा, तांबा का सांकेतिक मुद्रा। अब देखिए इसकी खराबी समझिए, चांदी सांकेतिक मुद्रा उसको कहा जाता है, उसका नाम है सांकेतिक मुद्रा। देखिए कितना बड़ा बैल था। सोना का सिक्का पे मोहर मारिए या मत मारिए, सोना का खुद का इतना वैल्यू है कि मोहर की जरूरत नहीं। चांदी के सिक्का पे मोहर मारिए, डिजाइन चौकोर बनाइए, गोल बनाइए, त्रिभुज बनाइए, मतलब नहीं है, कूच काच दीजिए, उससे मतलब नहीं। चांदी है ना तो वैल्यू है, लेकिन ये बैला किसका सिक्का बनाया, तांबा। जैसे आप तांबा या एल्युमिनियम का सिक्का बनाते हैं, उसका ज्यादा वैल्यू नहीं है, अब वैल्यू हो जाता है उस पे मोहर का। जैसे भारत सरकार जो सिक्का डाल बेच देती है, उस सिक्का का कोई वैल्यू नहीं है, उस पे जो डिजाइन बना है ना, उसका वैल्यू है। वरना जो हमें नोट दिया जाता है, उस नोट का क्या वैल्यू है, कागज है। 2000 का नोट हो गया ना, कागज नहीं हो गया। अब मतलब वो आज या कल में खत्म हो जाएगा, हो गया ना जी। वो तो आपको ऑप्शन दिया जा रहा था, चला के देख लो ना बैंक के बाहर। बैल है क्या तुम लोग पूरा यहाँ पर, हम कह रहे हैं बाहर में भी, बाहर मिल रहा है बैंक में। उसको बैंक वाला चीज क्या होता है, पूरा बैले है सब यहाँ पर। वो एक्सचेंज तुम्हारी सहूलियत के लिए दे रहा है, अबे बंद कर देगा कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं समझा, 2000 का नोट क्या हो गया, कागज हो गया। पुराना नोट क्या हो गया, कागज हो गया। तो नोट पर वैल्यू जो होती है ना, अगर वो सिक्का सोना है या चांदी का नहीं है, तो सारा वैल्यू उसके मोहर या डिजाइन का होता है। लेकिन इसको पता था, सोना का सिक्का में क्या जाता है, गोल्ड ढाल दो। चांदी के सिक्के में क्या जाता है, गोल्ड ढाल दो। तो तांबे के सिक्के में क्या जाता है, गोल्ड ढाल दो। बहला कहीं का तांबा का सिक्का चालू कर दिया। भारत के हर एक लोहार ने रात भर ओवर टाइम कर करके दे दनादन, दे दनादन, दे दन मारा, पूरा सिक्का छाप के रख दिया यहाँ पर। अब पते नहीं चल रहा था कि ओरिजिनल कौन है, डुप्लीकेट कौन है। अब तो इसका पूरा अर्थव्यवस्था पगला गया। कहा कि महाराज, जितना खजाना में पैसा नहीं है, उतना ज्यादा जनता छाप दी पैसा यहाँ पे, ओवर टाइम पे कर रहा था समझा। अब भारत का आदमी भी क्या किया, तांबा का एगो चादर खरीद, नहीं होता चदरा, जैसे दरवाजा किस चीज का होता है, लोहे के चदरा का, वैसे तांबा का चदरा खरीदा और सांचा ले आया गोल गोल। हर घर में धाए धाए धाए, दिल्ली के हर एक घर में टकसाल बन गया। जहां सिक्का छपता है उसे टकसाल कहते हैं। क्या कहते हैं, टकसाल, इंग्लिश में मिंट। क्या कहेंगे, मिंट।
हर एक घर में टकसाल। तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है? आगे बढ़े तो तांबा का क्या चालू हो गया, सिक्का बन। अब पगला गया ये यहाँ पे। तो लोगों ने कहा कि अब क्या किया जाए, तब कहा गया कि अब कुछ नहीं कर सकते हैं, अब एक डेट फिक्स कीजिए कि ये तांबे का सिक्का इस तारीख के बाद नहीं चलेगा। और जितना मार्केट में है, क्योंकि उसमें नकली भी है असली भी है, जो नकली है वो अलग बात है कि वो गलत है, लेकिन जिसने असली खरीदा है उसको तो आपको वापस देना पड़ेगा ना। कहा ये तो गड़बड़ हो गया। कहा कि देखो 10 तारीख के बाद कोई सिक्का नहीं चलेगा, और 10 तारीख से पहले जिसके जिसके पास तांबा का सिक्का है वो ले आए, जमा करे, बदले में चांदी का सिक्का ले जाए। मजबूरी थी बाबू, बदलना ही पड़ता। जैसे मान के चलिए सरकार ने हम लोग को जो नोट दिया है 500 का नोट, पता चला इसमें नकली भी है, तो सरकार की मजबूरी है, कहेगा कि 500 का नोट अब इतने तारीख से नहीं चलेगा, और उससे पहले जिसके जिसके पास है आके बैंक से एक्सचेंज करो, क्योंकि नकली जो लिया है वो गलत है, लेकिन जो असली लिया वो क्यों भुगतेगा। नहीं समझे? सोचिए, गए थे बबुआ पैसा ले आने, लॉस हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे पूरा बकलोल था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। बताइए, मुद्रा पे डिजाइन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अब हम ही लोग के यहाँ कोई कह दे कि ये का सिक्का स्टील का गोल गोल, आज हमें कोई स्टील का चादरा खरीद के लाएंगे? नहीं समझेगा, धड़ाधड़ मार देगा आदमी। कैसे हम लोग आटा बेलते हैं, दल पिठवा के लिए गिलास से काट देते हैं, से दल पिठवा नहीं बनाते हैं, वो गिलास से गोल काट के ऐसे बना के उसमें दल पीठ, उसको क्या बोलते हैं? दल पीठा ही बोलते हैं। अरे वही दल, छोट रहेगा तो दल पीठी, हम लोग तो बनाते दल पीठा। नहीं बना देता आदमी, वैसे आदमी बना देगा। लेकिन भारत सरकार क्या करती है, उस पे इतना ना डिजाइन उजाइन बनाई ले रहती है। पहले उस पे गेहूं बना रहता था, 1 रुपया में गेहूं मिल जाता था, अभी ठेंगा बनाता है, कुछ नहीं मिलेगा। जरूरत के हिसाब से संकेत भी क्या हो जाता है, अभी क्या बनाता है, ठेंगा ले ले। लोग नहीं समझ पाए तो हम क्या करें, यहाँ पे सरकार पहले से इशारा करे ना मिल तो कुछ। पहले उस पे गेहूं बना होता था। तो अब बताइए, इसका ये योजना फेल हुआ कि नहीं हुआ? कहा कि यार बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ, मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है। दिल्ली के लोग पढ़े लिखे इसको गरिया रहे थे कि चोट्टा शासक बना है यहाँ पे। तो कहा कि यार ये दिल्ली की जनता को कब समझ में आएगा कि राजा की इज्जत करनी चाहिए। ये दिल्ली की जनता ठीक नहीं है, एक काम करते हैं, हम राजधानी बदल देते हैं दिल्ली से। तो ये दिल्ली है, दिल्ली में 2 रीजन था, एगो दिल्ली की जनता इससे उबई हुई थी, दूसरा मंगोल का हमेशा आक्रमण का खतरा होता था, इसलिए राजधानी कहा कि देवगिरी ले चलो, दौलताबाद या देवगिरी उसी का नाम है। कहा कि राजधानी चलना है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ बीच में आकर देखोगे थार मरुस्थल पड़ेगा, यहाँ नर्मदा और ताप्ती नदियां पड़ेंगी, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत पड़ेगा। इतना टफ चैलेंज है, लेके चल दिया। जानते हैं बैला कब चला था? गर्मी के दिन में। आप बताइए, गधा को इस समय चलना चाहिए, नवंबर में। नवंबर में इतनी गर्मी नहीं पड़ती कि कोई गर्मी से मर जाए, और ना ही इतनी ठंड पड़ती है कोई ठंडा से मर जाएगा। तो लेके चल दिया कब? गर्मी के दिन में। कहा कि सब लोग चलो, राजधानी चेंज हो रहा है, हम लोग यहां से दिल्ली से कहां चलेंगे? देवगिरी, दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद। जब पहुंचा तो आधा आदमी मर गया। कहा कि यार ये तो गलत हो गया। आधा आदमी क्या हुआ? तो कहा लोग मर गया। लो, कहा वापस चलो। वापस चलो। वापस लेके चल गया, उसको भी मार डाला। जो बचल कुचलते उनको ले जाके वापस मार डाला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लड़की लोग पढ़ाई करो, लोग समझो ध्यान से, अगर पढ़ाई नहीं की तो समाज में मोहम्मद बिन तुगलक की कमी नहीं। इसमें आधा मोहम्मद बिन तुगलक है। तो इसमें क्या चीज है? राजधानी। क्या चेंज किया? राजधानी। दिल्ली से कहां ला गया? दौलताबाद। उसी को देवगिरी कहते हैं। दिल्ली से कहां लाया? दौलताबाद। दिल्ली से दौलताबाद। देखिए इतना बड़ा बैल था यहाँ पे, वापस दिल्ली आया तो दिल्ली वाला और कर आया। अभी पगला गया ये।
कहा कि अब हमको कोई बढ़िया डिसीजन लेना पड़ेगा। फिर ही नाचेगा। देखिए, कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अब हमको राजा को बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। पूरी दिल्ली की जनता डर गई, अब कौन तांडव करने वाला है। इसने कहा ना, एक काम करते हैं, ईरान पर आक्रमण करते हैं। कहां आक्रमण करते हैं? ईरान। इसका ये डिसीजन अच्छा था, ईरान पर आक्रमण करने का डिसीजन। ईरान उस समय बहुत समृद्ध था और राजा को ये सब करना ही पड़ेगा। युद्ध आक्रमण ये सब नहीं करेंगे ना तो बैठल रहिए तब शाकाहारी बन के। राजा को बहुत कठोर होना पड़ेगा। सेना अगर दया दिखाने लगे तब तो हो गया, लड़ चुकी वहां पर। सेना को ये सब कुछ नहीं दिखाया जाता। सामने कोई डिस्प्यूट दिखे मार दो। अगर उसको आदेश है ना, अगर मान के चलिए हवा से भी झाड़ी उड़ी हिल रहा है, 4 गोली मार देगा यहाँ पे, धर 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 जा, यहाँ पे कोई होगा निपट गया होगा। ये नहीं कि देखने उखने के लिए कि कौन है कौन नहीं, निपटा दो यहाँ पे। इतना थोड़ी सोचेगा सेना। तो ये हमला करने के लिए रेडी रहा और 3 लाख की फौज खड़ा किया। कितने की? और 3 लाख फौज को वेतन दे दिया, 1 साल एडवांस का, 1 साल एडवांस वेतन दिया 3 लाख सैनिकों को। कहा कि किसी भी क्षण हम आक्रमण करेंगे, इसलिए तुम्हें घर नहीं जाना। तो उसने भी कहा कोई बात नहीं, रेडी टू मूव रहना है। सेना कभी कभी चढ़ाई हो जाती है ना, जैसे हम लोग में भी गलवान घाटी में हुआ था तो सबका छुट्टी कैंसिल कर दिया गया था। बिहार रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, माउंटेन रेजिमेंट, सबकी छुट्टी कैंसिल, सब वहीं पे जाके खड़े रहेंगे। तो इसने 3 लाख की फौज खड़ा किया और कहा कि सबको रेडी रहना, हम किसी क्षण आक्रमण कर सकते हैं। 6 महीना बीत गया, आक्रमण ही नहीं किया। घर से फोन आता था सैनिकों को, हुए रहो, घर नहीं आना है, लड़का का एडमिशन कराना है। अब मोहम्मद बिन तुगलक का आदेश था, कहीं भी हमला हो सकता है। ऐसे करते करते 7-8 महीना बीत गया। अब उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि कब आक्रमण होगा कब नहीं, और इसकी 3 लाख की फौज भी बेताब थी कि भाई साहब 8 महीना से रख ले। ऐसे 10 महीना बीत गया तो सैनिकों ने कहा कि 10 महीना काट लिए हैं, 2 महीना में क्या बचल है, आक्रमण करबे करेगा। जब आखिरी महीना हुआ 12 महीना, तब पूरे सैनिक सब एकदम थे कि आप तो होगा ही होगा। मोहम्मद बिन तुगलक जाके दोस्ती कर लिए। ईरान के शासक से क्या कर लिया, दोस्ती कर दिया। उसके सैनिक सब आग बबूला हो गए सब। सब रे चोटा कहीं का। जब दोस्ती करना था तो पहले ही कर लेता, जाके क्या कर दिया, दोस्ती कर लिया। अब इसने आकर चौथा गलती क्या हो गया, ईरान पर आक्रमण। क्या था? ईरान। ईरान पर आक्रमण। अब वहां जाके क्या कर दिया, दोस्ती कर दिया। आक्रमण की जगह क्या कर दिया, दोस्ती कर। अब इसके पूरे सैनिक आग बबूला हो गए। इसको सूचना मिला कि सैनिक बगावत करने वाले हैं। कहा अरे हमसे बगावत, हमसे बगावत करेंगे सब, जब हमारा अच्छा डिसीजन इतना खतरनाक है। तो हमारा अब खराब डिसीजन देखो। ये 3 लाख सैनिकों को क्या कहा पता है, जाके कराचील पर आक्रमण करो। कहां पर? कराचील। कराचील हिमालय के उस पार था। पीछे में ठंडा मार दिया सब। कहा हमसे आएंगे लोग, मार डाला सब सबको। अरे हिमालय में आज के डेट में साइंस इतना डेवलप कर गया, फिर भी सियाचिन वगैरह में कितना दिक्कत हो। उस समय कपड़े उपड़े उतने थोड़ी थे, यही सब भेड़ ओढ़ के बाल का कपड़ा बनाया जाता था। कह दिया कि आक्रमण करो, लड़ना है ना लड़ो। कहां पे? कराचील। हिमालय के उस पार है, कौन सा? कराचील। कराचील, कराचील, कराचील पे भेज दिया। कराचील पे आधा सैनिक को ठंडा मार दिया और कुछ आपस में लड़ गया था, क्योंकि 2 गुट बन गया। करो तो नहीं, राजा का है, उसका राजनीतिक काम है, डिसीजन ले लिया तो तुमको क्या मतलब, तुम सैनिक हो ना, तुम्हारा आदेश दिया जाएगा लड़ो, और नहीं आदेश दिया मत लड़ो। वो कह रहा है कौन चीज पगला उगला है लोग का, हम लोग 1 महीना से खड़ा किया तो कुछ आपस में कट टूट के मर गया, कोनो कोनो को ठंडा मार दिया। कराचील अभियान में मर गया यहाँ पर। तो 5वां गलती इसकी, कराचील। कराचील समझ में आ गया नहीं आ गया? कितना खतरनाक डिसीजन था यहाँ।
इस सारे डिसीजन के पीछे एक गलती थी, जानते हैं क्या? किसी से सलाह नहीं लेता था, एक गलती थी बस। जैसे देखिए, अगर टैक्स लिया, अगर सलाह लेता तो लोग उसको बताते कि देखिए अभी दुआ पर अकाल पड़ा हुआ है, अभी टैक्स मत बढ़ाइए, ये डिसीजन भी सही हो जाता। अकाल खत्म होता, अगले साल फसल अच्छी होती, उसकी अगले साल ही टैक्स लगा सकता था। तो इसने गड़बड़ कर दिया, सलाह नहीं लिया, अकाले में लगा दिया। दूसरी गलती, तांबा का सांकेतिक मुद्रा। अरे भैया सलाह लिए रहते तो बताता कि इस पे डिजाइन ऐसा बनाई कि घरे में न बन सके, ये भी गड़बड़ हो गया। राजधानी चेंज किया, सलाह लिया रहता तो कोई भी कहता ठंडी के दिन में चेंज करो, पहले वहां व्यवस्था देखो, रास्ते में कुछ चेक पॉइंट्स बनाओ, ढाबा बनाओ, जाके वहां लोग रुक के, हजारों लोग एक बार में खाना खा सके। 3-4 जगह ऐसा सतुआ बांध के चढ़ा दिया। ईरान पर आक्रमण, खैर ये डिसीजन कोई अच्छा या खराब नहीं कह सकते क्योंकि राजनीतिक डिसीजन लेना पड़ता है, लेकिन जब 3 लाख की सेना थी तो कराचील में भेज के मरोइला भी ना क्या जरूरत था, कहीं और हमला कर देता, लड़ना ही था ना, मंगोल पे चढ़ाई कर देता, कराचील भेज के जबरदस्ती उनको ठंडा से मरवाने की क्या जरूरत है, कहीं और भेज देता है। यहाँ पे पूरा डिसीजन खराब था। और लोग जब इसको गरियाने लगे ना तो कह रहे कि मेरा साम्राज्य ही बीमार पड़ गया है अरे अपने मानसिक बीमार था और कहा कि मेरा पूरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है, बीमार हो गया है, मानसिक संतुलन खो गया है। लोगों ने कहा कि रे बहला समाज का मानसिक संतुलन नहीं खोया है, तुम्हारा मानसिक संतुलन खो गया है। मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील शासक कहा जाता है। सपना में अगर कोई दिख लिया ना, अच्छा हमने टैक्स बदला था, उठेगा रतिया 2 बजे, आदेश पाल लाओ तो मेरा सियाही हो गया, टैक्स बढ़ा दो सुबह से, सुध किया जाएंगे। स्वप्नशील शासक कहा जाता है। विरोधाभास का मिश्रण इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पढ़ा लिखा था, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, 22 से 23 भाषाओं का जानकार था। पूरे दिल्ली सल्तनत में इससे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं था, पूरे दिल्ली। देखिए पढ़े लिखे लोग में वो खराबी हो जाता है, बहुत घमंडी हो जाता है सब, नहीं समझे, अपने सेवा किसी को सुनवे नहीं करता है सब, ज्यादा उलाट पलाट देता है सब। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे एक से एक रहता है। चौपट कर दिया कि नहीं कर दिया, किसी को कोई दिक्कत? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जब ये मर गया ना तो इसकी जनता खुशी मनाई थी, अरे भैया जनता को छुटकारा मिला, समझ में गया। जब ये मरा था तो इतिहासकारों ने लिखा था कि जनता को अपने राजा से छुटकारा मिल गया। ऐसा नहीं तो हुआ यहाँ पे। देखिए मुद्रा बदलना किसी का डिसीजन सही नहीं हुआ, चाहे मोहम्मद बिन तुगलक हो चाहे मोदी जी हो, बदल के देख लिए थे ना, क्या हुआ। हम 2018-19 में ही बोल दिए थे कि भैया, इससे पहले कभी पूछिएगा आपके सीनियर के, 2000 का नोट आज नहीं तो कल बंद होगा ही होगा, हो ये गया यहाँ पर। स्टार्टिंग में बहुत पहले बोले थे हम, यहाँ पे बंद होगा तो बंद होगा। 2000 का नोट कभी सक्षम है। करप्शन खत्म करने के लिए नोट एकदम छोटा होना चाहिए, बड़ा नोट करप्शन का कारण बनता है। किसी को थमा दीजिएगा 2000, 1 लाख रुपया तो जेब में अट जाता था, मुठिया में बंद हो जाता था 2000 का नोटवा से 1 लाख का। अब वही अगर मुद्रा केवल 100 रुपया का होता तो 1 लाख दीजिए ना, इतना हो जाएगा, कहीं पकड़ा जाएगा यहाँ पे। तो समझ में आ गई कि नहीं? अब इसके बाद फिरोज शाह तुगलक कल समझेंगे लोग। कल क्या समझेंगे? फिरोज शाह तुगलक। अब 5 तारीख को आपका क्या आ जाएगा? इकोनॉमिक्स। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।